दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया वीडियो लेके आया हूं और इसका शीर्षक है ब्रिटिश राज पॉलिटी बिटवीन 1858 टू 1947 एडी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटी के बारे में सन 1757 से लेकर के राइट फ्रॉम द बैटल ऑफ पलासी से लेकर के 1857 मतलब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट ऑफ 1857 तक का जो उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटी था या राज्य व्यवस्था था उसके बारे में मैं बता चुका हूं। तो पॉलिटी सीरीज में इंडियन हिस्ट्री में ये लास्ट सीरीज है। इसके बाद मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड 1947 तक मैं इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताऊंगा और प्रत्येक डायनेस्टी के बारे में उनकी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी रही है उसकी विस्तृत रूप से व्याख्या करूंगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज के वीडियो में ब्रिटिश राज पॉलिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 में विद्रोह होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन व्यवस्था में कुछ बहुत ज्यादा खामियां हैं और यहां की आम जनता का ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ और ब्रिटिश राज मुश्किल से बचा, क्योंकि कुछ राजा रजवाड़े अगर उस समय में हमारे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को मदद कर दिए होते तो यह हिंदुस्तान 1857 में ही इंडिपेंडेंट हो गया होता। जैसा कि लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय था, उसने बताया था। तो दोस्तों चलते, इसको मैंने 5 भाग में डिवाइड किया और वो भाग क्या है? पहला है इंडिया अंडर क्राउन, जिसके बारे में बताऊंगा, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। तीसरा कॉमनवेल्थ पॉलिटिक्स और चौथा रिप्रेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स और पांचवा नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस एंड सोशल मैटर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और छठा फिनेंशियल कैपिटलिज्म। इन 6 शीर्षक में मैं आज ब्रिटिश राज के पॉलिटी के बारे में व्याख्या करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इंडिया अंडर क्राउन। (1857) के विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और उसके बदले में जो यहां के हिंदुस्तान की ब्रिटिश टेरिटरी का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। तो पहला तो यह हुआ द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा था क्रिएशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। ये कैबिनेट रैंक के मंत्री थे जो इंडियन टेरिटरी को या ब्रिटिश इंडिया को देखते थे और इसके साथ ही इनके साथ में 15 मेंबर की कमिटी बनाई गई। 15 मेंबर की काउंसिल, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था, उसकी मदद के लिए उन्होंने 15 मेंबर की कमिटी भी उनके साथ में काउंसिल बनाया है, जो उनको सहायता करे, परामर्श करे, एडवाइस कर सके। इसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसकी स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट, जो मैं पहले बता चुका हूं, 1784 में इसका गठन किया गया था, जिसमें 6 मेंबर होते थे,
जिसमें कि एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर और एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मतलब फॉरेन मिनिस्टर, और इसका जो प्रेसिडेंट होता था वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, तो उसको समाप्त कर दिया गया, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक नए पद का गठन किया गया जो ब्रिटिश कैबिनेट का एक कैबिनेट रैंक का मंत्री होता था, और उसके साथ में 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो उसको परामर्श कर सके। दूसरा फैक्टर था पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जब विद्रोह का एनालिसिस किया गया तो उन्हें पता लगा कि चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में और यहाँ के आम जनता के समस्याओं में किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं था, एक टोटल एक डिस्टेंस था, इस कारण से ये विद्रोह की घटना हुई एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन अनअवेयर्स। तो इसीलिए उन्होंने जो अब नया पॉलिसी बनाया उसके तहत में उन्होंने ये निर्धारित किया कि धीरे धीरे इंडियंस को भी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया जाएगा, जिसके बारे में अभी हम बताएंगे। और धीरे धीरे मैंने सने सने उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में उसको इंडियंस को शामिल किया, लेकिन इसका जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो था। सर सैयद अहमद खान ने, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक में से एक थे, उनका कहना था कि ये जो उन्होंने एक लीफलेट निकाला था, एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ वो पूरी तरह से प्रशासन और यहाँ के नेटिव में किसी प्रकार के तालमेल नहीं होने कारण हुआ। तो जिसके कारण से इन्होंने अब एक नई पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अख्तियार किया गया, और वो ये था कि हिंदुस्तानियों को भी प्रशासन के क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तीसरा पॉइंट था नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस, सोशल, कल्चरल अफेयर्स ऑफ नेटिव्स। 1857 के विद्रोह का जब एनालिसिस अंग्रेजों के द्वारा किया गया तो उन्हें यह पता लगा कि जो 1813 के बाद जो फ्री ट्रेड का पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट किया था और मिशनरियों को खुला छूट प्रदान कर दिया था, और इसके बाद में बहुत सारे एक्ट उन्होंने सोशल लेजिस्लेशन किए थे, जैसे सती एक्ट, एबोलिशन ऑफ सती एक्ट, या विडो मैरिज एक्ट, या इन्फेंटिसाइड, एबोलिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड एक्ट, या एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट, या रिस्ट्रिक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ये बहुत सारे जो सोशल जो बुराइयां थी हिंदुस्तान में, एब्यूजर्स थे, उसको दूर करने के लिए अंग्रेजों ने 1857 के पहले बहुत सारे एक्ट पारित किए थे, और खास करके लॉर्ड विलियम बेंटिक के जमाने में सबसे ज्यादा सोशल और रिलीजियस फील्ड में सुधार के कानून बने। तो बदली हुई परिस्थिति में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये पॉलिसी अडॉप्ट किया कि हम जो नेटिव हैं, जो इंडियंस हैं, उनके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्रवाइयों में क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देंगे। और ये क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लामेशन में भी ये बात जाहिर कर दिया गया कि नेटिव्स को या इंडियंस को अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। चौथा पॉइंट था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जैसा मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया था, बाय लॉर्ड डलहौजी, जो इन्होंने शुरू किया था, जिसके तहत में बहुत सारे राजवाड़ा को एनेक्स कर लिया गया था जिनके की नेचुरल एयर नहीं थे, जैसे सतारा, बघाट या उदयपुर। ये बहुत सारे करीब
10-11 जो प्रिंसली एस्टेट्स थे, प्रिंसली एस्टेट्स विदाउट नेचुरल हेयर्स, और इसी के तहत में झांसी का भी उन्होंने विलय किया था। तो जो नेचुरल हेयर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको उन्होंने, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर जो है उन्होंने उसको एनेक्स कर लिया था। तो अब बदली हुई परिस्थिति में उन्होंने निर्णय किया कि अब किसी भी प्रिंसली एस्टेट को एनेक्स नहीं किया जाएगा। ये इनका अगला पॉलिसी था। और इसी के तहत में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो लगभग 565 राजबारे थे, प्रिंसली एस्टेट थे, और जिसमें से लगभग 200 प्रिंसली एस्टेट तो ऐसे थे जिनका क्षेत्रफल 20 किलोमीटर से भी 20 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अख्तियार किया था कि अब से किसी भी प्रिंसली एस्टेट को एनेक्स नहीं किया जाएगा, और इसी कारण से इतने बड़े तादाद में जगह जगह प्रिंसली एस्टेट्स, नेटिव एस्टेट्स का एग्जिस्टेंस आजादी के समय तक रहा। एक पॉलिसी उनका और भी था, और वो था कि चूंकि 1857 के रिवोल्ट में जमींदारों ने उनकी मदद की थी, अधिकांश प्रिंसली एस्टेट्स ने उनकी मदद की थी, और जो तालुकदार थे वो भी उनको मदद किए थे। इस तरह से केवल अवध के इलाकों को छोड़ करके और ईस्टर्न इंडिया, खासकर बिहार के क्षेत्र को छोड़ करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल खुल करके विद्रोहियों के साथ नहीं आए। तो इस तरह से उन्होंने उनका 1858 के बाद में उनका हमेशा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा, और उनको ज्यादा छेड़छाड़ या उनको तंग करने का प्रयास अब से नहीं किया जाने लगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने इन्हें कहा था ब्रेक वाटर्स, इन स्टॉर्म। इस आंधी को अवरोध पैदा करने वाली शक्तियां प्रिंसली एस्टेट्स, राजा रजवाड़े, ये दोनों थे, जिसके कारण से हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज बच गया। और लॉर्ड कैनिंग का फेमस स्टेटमेंट है कि अगर ग्वालियर स्टेट ने विद्रोहियों को मदद कर दी होती, मैंने झांसी की रानी को या तात्या टोपे को, तो उसी समय से अंग्रेजों का तंबू हिंदुस्तान से उखड़ गया होता। तो इस तरह से उनका सॉफ्ट कॉर्नर जमींदारों के प्रति प्रिंसली एस्टेट्स के साथ में हो गया, और वह 1947 तक चला। दूसरा पॉइंट लेते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद में अंग्रेजों ने यह पॉलिसी बनाई कि अब हिंदुस्तानियों को भी शासन प्रशासन में जिम्मेवारी दी जाएगी। इसके तहत में, हालांकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस था, लेकिन क्वीन विक्टोरिया के जो प्रोक्लामेशन थे उसका ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था। तो इसके तहत में उन्होंने 1861 एक्ट पास किया, और इसके तहत 1861 एक्ट के तहत में पहला उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो गवर्नर जनरल का था या वाइसराय का, क्योंकि 1858 का जो एक्ट था, जो 1 नवंबर
1 नवंबर से लागू हुआ, 1 नवंबर 1858 से। इसमें गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। और सबसे पहला जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। अक्सर ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल या वायसराय का था, उसमें उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम किया कि उनके जो सदस्य थे उनको डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। पहले तो यह नियम था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो विचार विमर्श करके कोई भी निर्णय पर किया जाता था, क्योंकि ऑर्डर जब भी निकलता था तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होता था। अठारह से पहले जो भी आदेश जारी होते थे। अब बदली हुई परिस्थिति में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे उनको डिपार्टमेंटल हेड बना दिया गया और वो डिपार्टमेंटल हेड अपने अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते थे। जो पॉलिसी डिसीजन होता था उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसका कि हेड वायसराय होता था, वो वहां पर परामर्श लिए जाते थे, नीति का निर्धारण होता था। अन्य मामलों में, डिपार्टमेंटल मामलों में, जो डिपार्टमेंट के हेड जो मेंबर थे वो ही अपने डिपार्टमेंट के संचालन के लिए स्वतंत्र थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैबिनेट फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप इवॉल्व हुआ। दूसरा जो 1861 की जो विशेषता थी वो ये थी कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ लॉ, या कानून बनाने के लिए इसका भी गठन किया गया, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सटेंशन था। और इसमें आधे सदस्य जो है वो ऑफिशियल होते थे और आधे नॉन ऑफिशियल। इसकी सदस्य संख्या अधिकतम 12 हो सकती थी और ये सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते थे। नॉन ऑफिशियल सदस्य जो था जिसकी संख्या 6 थी, उसमें से इंडियंस को या विभिन्न कम्युनिटी को इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था। लेकिन यह लेजिस्लेटिव काउंसिल एक एडवाइजरी काउंसिल था, इसका ज्यादा पावर नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ एडवाइस दे सकता था। इसके बाद (1892) के एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या 16 कर दी गई और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे और अधिकांशतः हिंदुस्तानी होते थे, वो अब बजट पर चर्चा कर सकते थे, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते थे। अगर किसी बिंदु पर फिस्कल मामले में या एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में अगर उन्हें लगता था कि सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार, जो कि आजकल आजाद भारत में पार्लियामेंट के मेंबर को है, तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी उन्हें दिया गया। वो क्रिटिसाइज कर सकते थे। ये एक इवोल्यूशन था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। इसके बाद दोस्तों 1909 का एक्ट, जिसके द्वारा प्रोविंशियल और इंपीरियल लेजिस्लेचर में
सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और अब जो स्थिति बनी वो ये था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नॉन ऑफिशियल सदस्यों की संख्या ज्यादा हो गई बनस्पत की ऑफिशियल मेंबर्स का। लेकिन जो इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो ये है कि इस एक्ट के द्वारा कम्युनलिज्म का बीजारोपण किया गया और सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया गया। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना दिया गया, जिसके तहत में अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था उसमें मुसलमान कैंडिडेट ही जीत सकते थे या चुनाव लड़ सकते थे। तो उन्होंने मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया, हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया और इसके तहत में उन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक से निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया और जिसमें कि केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते थे और यहीं से पार्टीशन ऑफ इंडिया का बीजारोपण शुरू होता है। 1919 एक्ट के तहत, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और चेम्सफोर्ड यहाँ का वाइसराय था, उसी के नाम पर मॉन्टेग्यू इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ावा दिया। और वो क्यों दिया? क्योंकि इसके पहले 1916 में एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेस के दो दल थे, एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी या उग्रपंथी, जिसके हेड थे बाल गंगाधर तिलक, तो चरमपंथी और मॉडरेट्स मानो उदारवादी जिसके हेड थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन दोनों में समझौता हुआ और कांग्रेस का एकीकरण हुआ। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि सूरत के अधिवेशन में जो 1908 का सूरत का अधिवेशन था 1908 का, उसमें कांग्रेस में डिवीजन हो गया था। तो इस डिवीजन को खत्म करने के लिए, विभाजन को खत्म करने के लिए 1916 में प्रयास किया गया और दोनों गुट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ हो गए। उसमें 1916 में एक और काम हुआ और दूसरा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता हुआ और कांग्रेस 1909 के जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रावधान था उसको मान लिया और इसके एवज में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया, जो कि बाद में कभी हुआ नहीं। इस तरह से कांग्रेस ने यहां पर गलती की और मुस्लिम लीग के चंगुल में फंसे। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय में एक बहुत छोटी ताकत थी, उसके सदस्य संख्या 5000 से भी कम थे, तो इसका फायदा अंग्रेजों ने अपनाया और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट में मुस्लिम के साथ साथ सिख्स को यूरोपियन इन कम्युनिटी को भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की श्रेणी में रखा। जो वोटर्स के जो क्षेत्र थे, जो क्षेत्राधिकार थे, उसको बढ़ाए गए
अब 10% ऑफ द पॉपुलेशन वोट कर सकते थे। वोट का अधिकार 10% लोगों को दिया, जो कम कुछ टैक्स देते हैं, लगभग 3000 टैक्स, 3000 रुपये तक जो सालाना जो गवर्नमेंट को टैक्स देता था, उसको वोटिंग का अधिकार दिया गया। इसका जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी डायरकी। दोस्तों, डायरकी जैसे द्वैध प्रशासन बोलते हैं इसको, इसमें वायसराय ने कुछ जो डिपार्टमेंट्स थे वो उसने प्रोविंस को दे दिया, जैसे एग्रीकल्चर है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, लैंड रेवेन्यू, क्रिमिनल लॉ, इन सब चीजों, इन सब सब्जेक्ट्स को प्रोविंसेस को दिए गए। और प्रोविंस में इन विभागों को दो भागों में बांटा गया। पहला था ट्रांसफर्ड और दूसरा था रिजर्व। तो ट्रांसफर्ड कैटेगरी में उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को रखा था जैसे कि एजुकेशन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर। तो इन सब्जेक्ट्स को उन्होंने ट्रांसफर्ड कैटेगरी में रखा और इसका जो प्रशासन किया जाएगा वो इंडियन मिनिस्टर्स के अधीन, इंडियन मिनिस्टर्स, इलेक्टेड मिनिस्टर्स। और इन विभागों का सर्वे सर्वा भारतीय निर्वाचित मंत्री होंगे। और कुछ विभाग को या सब्जेक्ट्स को उन्होंने रिजर्व कैटेगरी में रखा, और इसका मतलब होता है जैसे फिनांस, लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर नहीं, इरिगेशन, आदि बहुत सारे विभागों को उन्होंने रिजर्व कैटेगरी में रखा, जिसमें कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स गवर्नर के अधीन, प्रोविंशियल गवर्नर के अधीन काम करते थे और उसके सर्वे सर्वा होते थे। या पुलिस भी रखा इन्होंने रिजर्व में, या क्रिमिनल लॉ। इस हालांकि कांग्रेस ने कभी भी इसको मान्यता नहीं दिया और इस एक्ट को स्वीकार नहीं किया, लेकिन चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तान के करीब, हिंदुस्तान और ब्रिटिश फौज जिसकी तादाद लगभग 14 लाख थी, उन्होंने विदेश में विभिन्न जगहों पर अपनी छाप छोड़ी थी। और इसके बाद जालियानाबाग की घटना भी हो गई थी। तो जो हिंदुस्तानियों का या फ्रीडम फाइटर्स का जो जोश, बहुत उनका टेम्पर बहुत हाई हो गया था, वो ज्यादा से ज्यादा जो है स्वराज मांग रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग कर रहे थे। तो उस मांग को नियंत्रित करने के लिए, उसको पेसिफाई करने के लिए उन्होंने 1919 का एक्ट हिंदुस्तान में लागू किया। और इसमें एक प्रावधान यह भी रखा कि प्रत्येक 10 साल पर इसका रिव्यू किया जाएगा। और इसी के तहत में साइमन कमीशन को 1927 ईस्वी में हिंदुस्तान भेजा गया था कि 1919 का एक्ट का रिव्यू किया जाए और बताया जाए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसने क्या क्या काम किए, इसके अचीवमेंट्स क्या हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि साइमन कमीशन के आने के बाद में हिंदुस्तानियों ने क्या कहा, गो बैक साइमन। और इसी एजिटेशन में लाला लाजपत राय को, महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की लाठी से गंभीर चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1935 का एक्ट आया। दोस्तों, यह एक्ट बहुत ही विशद एक्ट है और बहुत सारे जो इसके आर्टिकल्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया है। 1935 एक्ट को आप फाउंडेशन भी कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके तहत में उन्होंने जो सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये थी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी,
प्रांतीय स्वायत्ता, इसके तहत में उन्होंने क्या किया, 1919 एक्ट के तहत में जो डायरकी या द्वैत शासन की जो व्यवस्था की थी उसको एबोलिश कर दिया, और जिसके कारण से ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट को समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत में 1937 में इलेक्शन हुआ पूरे भारतवर्ष में, प्रिंसली स्टेट को छोड़ के ब्रिटिश इंडिया में, और इसके तहत में जो प्रतिनिधि चुने गए उसमें से ही मंत्री बनाए गए। तो प्रोविंसेस में जो अब मिनिस्टर्स हैं वो इंडियंस, जो इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स हैं उनको मंत्री बनाया गया। केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वाइसराय का, उसमें भी हिंदुस्तानियों की संख्या 1 से 2 कर दी गई। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट जारी रखा, और प्रत्येक एक्ट में उन्होंने इसको इवोल्यूशन किया। और हालांकि हर एक्ट जो हमने अभी आपको व्याख्या प्रस्तुत किया है काफी डिटेल में है, लेकिन चूंकि मेरा शीर्षक पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट है, इसीलिए हमने केवल उसी मुद्दे को फोकस किया है जहां पर हिंदुस्तानियों की भागीदारी शासन और प्रशासन में अंग्रेजों के द्वारा सुनिश्चित की गई। इसके बाद दोस्तों चलते हैं कॉमनल पॉलिटिक्स। ये जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके मुसलमानों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि मुगलों के शासन समाप्त होने के बाद में और बंगाल के नवाब को हराने के बाद में हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने पैर पसारा और पूरे हिंदुस्तान को अपने गिरफ्त में ले लिया। तो इसके कारण से मुस्लिम जो एरिस्टोक्रेसी था वो बहुत अंदर से बहुत ज्यादा दुखी रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि अब जो वो शासक थे पिछले 500 वर्षों से, अब उन्हें जनता की कैटेगरी में ला दिया गया। इसके कारण से अंग्रेजों ने उनके साथ में सख्ती से व्यवहार किया, और 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के बाद लगभग 20 वर्ष तक, मतलब लगभग 1870 तक अंग्रेजों ने मुसलमानों को विभिन्न तरीकों से परेशान किया, प्रताड़ित किया, उनके बहुत सारे जागीर्स को कब्जा कर लिया। जो मुस्लिम तालुकदार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उनके प्रॉपर्टी, उनके लैंड्स को राजसात कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 1857 के बाद जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, उसमें हिंदुस्तान में हिंदुओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और हिंदुओं का कुछ वर्ग वेस्टर्नाइज हो गया, एंग्लिसाइज हो गया, एजुकेशन जो है उनका वेस्टर्न पद्धति से उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, जिसके कारण से एक लार्ज चंक ऑफ हिंदूज, पढ़े लिखे, जो शरीर से तो हिंदुस्तानी थे लेकिन दिमाग पूरी तरह से यूरोपियनाइज हो गया था। तो एक इंटेलेक्चुअल्स, हिंदू इंटेलेक्चुअल्स का इवोल्यूशन 1857 के बाद में हुआ। मुसलमानों में भी धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए, लेकिन उस पैमाने पर नहीं हुए जितना कि हिंदुओं में हुए। जैसे कि हिंदुओं में ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, रानाडे के द्वारा किया गया था, और इसको राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के द्वारा और उनके शिष्य विवेकानंद के द्वारा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा, इन समाज सुधारकों ने
शिक्षा के जगत में और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में हिंदुस्तान में पुनर्जागरण लाया, रेनेसां लाया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंदुस्तानियों में, हिंदुओं की आबादी में बहुत सारे लोग अंग्रेजी पद्धति से पढ़ लिख चुके थे और उनकी तादाद काफी हो गई थी। और इन्हीं हिंदुस्तानी हिंदू इंटेलेक्चुअल्स बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में लीडरशिप की भूमिका निभाया। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने रोमन साम्राज्य के ही अनुसार डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला लागू किया। इस पॉलिसी के तहत में अंग्रेजों ने 1857 से लेकर 1858 से लेकर के 1900 ईस्वी तक हिंदुओं का साथ दिया, हिंदुओं की मदद की, मुसलमानों को प्रताड़ित किया, परेशान किया, उनके जागीर छीने गए। उनमें अंदर से कोई ज्यादा सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म भी ज्यादा नहीं हुआ, तो उनमें मिडिल क्लास की उत्पत्ति हिंदुओं की भांति नहीं हो पाई। 1900 के बाद से अंग्रेजों ने अपना पॉलिसी पलट दिया, और उसका कारण यह था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जैसा कि आप जानते हैं, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। यह बेसिकली कांग्रेस की स्थापना इस अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसलिए की गई थी ताकि यह कांग्रेस संगठन एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम कर सके। जैसा कि उन्होंने 1857 के विद्रोह के एनालिसिस करने पर पाया कि चूंकि सेफ्टी वॉल्व का अभाव था, इंटरेक्शन का अभाव था रूलर और रूल्ड में, इसीलिए एकाएक विद्रोह हुआ। तो उसी को रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने पहला तो जैसे मैंने बताया कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट, जिसका कि प्रोसेस बहुत ही स्लो था, और दूसरा था कि उन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, और इसका जो बेसिक जो उद्देश्य था वो था सेफ्टी वॉल्व, कि अगर किसी प्रकार का कोई उत्तेजना हिंदुस्तानियों में फैले या कोई विद्रोह की भावना जागे तो उसको समय से पूर्व ही उसका निदान किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड पॉलिटिकली। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के बाद हिंदुस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप जो अधिकांशतः हिंदुओं के हाथ में था, उन्होंने अधिक से अधिक पावर मांगने का प्रयास किया। वो पिटीशन देते रहे कि हमें आर्थिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में हिंदुस्तानियों को अधिक से अधिक हिस्सा मिले। तो इस तरह से जो उनके द्वारा अंग्रेज सरकार को पिटीशन देना, धरना देना, प्रदर्शन करना, इस तरह के जो उनके जो डिमांड्स होने लगे, जिसको कि शुरुआती दौर में मॉडरेट्स कहा जाता था, तो इस कारण से अंग्रेज सतर्क हो गए। और जब बाल गंगाधर तिलक का उदय हुआ और कांग्रेस की राजनीति पर वो पूरी तरह से हावी हो गए, तो उन्होंने पिटीशन वगैरह जो मेथड था उसको परित्याग किया और सीधे सीधे स्वदेशी आंदोलन, और स्वराज सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्वराज का नारा दिया, और जिसके तहत में उन्होंने जगह जगह विदेशी सामान को जलवाया, स्वदेशी सामानों को के उत्पादन और उसका कंजम्पशन के लिए लोगों को प्रेरित किया। गणेश उत्सव मनाना चालू किया ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़े
इन सब तरीकों से कांग्रेस अब बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गई थी। तो इसी को काटने के लिए, इसी के तोड़ के लिए अंग्रेजों ने नवाब ऑफ ढाका को उकसाया, सलीउल्लाह को, और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। जो केवल मुस्लिम हितों की बात करेगा। और इसी मुस्लिम लीग को बाद में अंग्रेजों ने जिन्ना के पीरियड के आते आते उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देना चालू किया। 1909 के एक्ट में, जैसे मैंने बताया, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान मुसलमानों के लिए किया, उसको और 1919 के एक्ट में बढ़ाया, और 1935 में भी वो कंटिन्यू रहा। मुसलमानों के अतिरिक्त और दूसरे जो कम्युनिटी थे उनको सबको रिलीजियस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर उनको रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। जैसे जैसे मैंने बताया, सिखों को, यूरोपियन को, क्रिश्चियंस को, डिप्रेस्ड क्लासेस को, जिसको कि अनटचेबल्स भी कहते हैं। तो विभिन्न जो हिंदुस्तान में जो विभिन्न जो कम्युनिटी थी, जो रिलीजियस कम्युनिटी थी, उसको भी अंग्रेजों ने रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर हिंदुस्तान के समाज के जो ताना बाना था, जो स्ट्रक्चर था, एक सॉलिड स्ट्रक्चर था, उसको तोड़ने का प्रयास किया और मुस्लिम लीग को कांग्रेस के काउंटर वेट के रूप में खड़ा किया, जिसका परिणाम इंडिया और पाकिस्तान के रूप में दो देश की उत्पत्ति हुई। ये अंग्रेजों की सबसे बड़ा चालाकी वाला कदम था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान एकजुट हो, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा खतरा रसन पावर से था। और इंटरनेशनल गेम में ब्रिटेन रशिया का सबसे बड़ा कट्टर विरोधी था और रसन पावर अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था। कांग्रेस अपने आजादी के लड़ाई के दिनों में और बाद में भी हमेशा सोशलिज्म का पक्षधर रहा, डेमोक्रेसी का पक्षधर रहा। और अंग्रेजों को मालूम था कि आजादी के बाद में कांग्रेस के नेता, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या सरदार पटेल हो या राजेंद्र प्रसाद या राजगोपालाचारी, ये कभी अंग्रेज के पिट्ठू नहीं हो सकते थे। तो इस कारण से उन्होंने पाकिस्तान बनाया, ताकि इस क्षेत्र में, साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में रसा को काउंटर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया। और इसके लिए उन्होंने सारी सुविधाएं दिया। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में सारे कांग्रेसी नेताओं को बंद कर दिया गया था और बहुत सारे नेताओं को तो 3-3.5 साल तक जेल के अंदर रखा गया। और उस पीरियड में मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने के लिए सारे प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किए गए, क्योंकि उसके पहले 1940-1942 से पहले मुस्लिम लीग एक छोटा सा संगठन था और बहुत सारे मुसलमान आबादी या बहुत सारे मुस्लिम नेता मुस्लिम लीग के कट्टर विरोधी थे। लेकिन जब कांग्रेस के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चालू किया गया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कांग्रेस का 11 प्रोविंसेज में से 8 प्रोविंसेज में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और इन कांग्रेस गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी के आह्वान पर इस्तीफा दे दिया, तो पूरा फील्ड खाली हो गया। और इसके कारण मुस्लिम लीग की सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि सारे कांग्रेस के नेता जेल में बंद थे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में से कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिए थे। तो इस कारण से खुला फील्ड होने के कारण और अंग्रेजों के द्वारा तरह तरह के मदद किए जाने के कारण मुस्लिम लीग की ताकत में इजाफा होता गया और अल्टीमेटली देश का विभाजन हुआ। जो चौथा फैक्टर